नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। तो मित्रों, आज हम विशेष प्रयोजन के साथ आपके समक्ष हाजिर हैं। और विशेष प्रयोजन क्या है? तो जो साल भर की महत्वपूर्ण खबरें हैं, वर्ष भर की महत्वपूर्ण खबरें हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं और आपकी सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, उन सभी तमाम खबरों को, साल भर की जो खबरें हैं उनको लेकर के हाजिर होंगे। और ये पूरा एक वर्ष का एक साथ नहीं होगा, बल्कि कई खंडों में होगा। तो ये सीरीज बनेगी और इस सीरीज को आप लगातार फॉलो कीजिएगा। इससे जो भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम हैं या एक दिवसीय एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ामों में आपको समान रूप से उपयोगी साबित होने वाला है। और आप इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से करंट को स्टैटिक के साथ जोड़ा जाता है। साथ ही साथ मैं इसमें टॉपिक को चर्चा करूंगा और साथ ही साथ आपसे प्रश्न भी करूंगा और आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी दीजिएगा। तो आज जो है हम लोग जून और जुलाई की प्रमुख खबरों को देखने वाले हैं। और जून जुलाई कौन सा? 2024 का। तो 2024 में जो जून और जुलाई के प्रमुख खबर थे उन्हें हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो लगभग 1-1.5 साल पीछे तक का करंट अफेयर पूछता ही पूछता है और साथ ही साथ उसमें स्टैटिक पार्ट्स को भी कवर करता है। तो हम लोग आज जो है जून और जुलाई के मंथ में जो भी घटित खबरें हुई थी उन पर एक मुख्य नज़र डालेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम के क्रम में केरल का नाम परिवर्तित कर केरलम करने की मांग उठाई गई है। अब देखिए, जब ये केरलम नाम होगा तो भारतीय संविधान या भारतीय संसद को ये अधिकार है कि वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है ये राज्यों का नाम परिवर्तित कर सकती है, उनके वर्तमान सीमा में विस्तार कर सकती है, ठीक है, या कमी कर सकती है, या नए राज्यों का गठन कर सकती है। साथ ही साथ अनुच्छेद 2 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश। तो जो है भाग 1, भारतीय संविधान का भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र की बात करता है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। तो भारतीय संविधान 3 के अंतर्गत जो है इसके नाम में परिवर्तन किया जाएगा। अब ये मांग क्यों उठी थी? तो जो है ये बताया जा रहा है कि ये केरल मलयाली शब्द केरलम के लिए अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। तो केरलम का अंग्रेजी शब्द क्या है? केरल है, और इसीलिए यह जो इसका नाम जो है परिवर्तित करने की बात हो रही है। वहीं इसका पहली बार उल्लेख जो है 257 ईसा पूर्व के सम्राट अशोक के द्वितीय शिलालेख में मिला था। और इसमें मलयालम भाषी राज्य की मांग पहली बार 1920 के दशक में उठाई गई थी और वर्ष 1949 में स्वतंत्रता के बाद त्रावणकोर और कोचीन की 2 मलयालम भाषी रियासतों को एकीकृत करके त्रावणकोर कोचीन राज्य का गठन किया गया था। आगे राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर अंततः भाषाई आधार पर केरल राज्य का निर्माण किया गया था। तो ये हो गया पहला खबर हमारा, और इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ हाइलाइटर का कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा ही डार्क हो जा रहा है। हाँ, चलिए ठीक है। तो जो जो हाईलाइट करेंगे उसे आप जो है थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। वैसे आप देखने को पूरा देख सकते हैं, लेकिन आपके लिए उपयोगी उतना ही हो सकता है जितना हाईलाइट किया जाए। चलिए अब ये देखिए, शिवाजी महाराज की वाघ नग की महाराष्ट्र में वापसी हुई है। कहाँ से हुई है? इंग्लैंड से हुई है। इंग्लैंड के कहाँ से? लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय से। कहाँ पर हुई है? भारत के मुंबई में लाया गया है, ठीक है। बाघ का पंजा एक विशिष्ट मध्यकालीन खंजर है जिसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में जो योद्धा होते थे वो अपने साथ
दस्ताने के रूप में छुपा करके रखते थे और यह जो है गुप्त रूप से हमला करने के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अभी देखिए शिवाजी जो है एक मराठा साम्राज्य के शासक थे और कोंकण क्षेत्र में शिवाजी की मजबूत पकड़ थी। अभियानों को कमज़ोर करने के लिए नियुक्त किए गए बीजापुर के सेनापति अफजल खान और छत्रपति शिवाजी के बीच जो है लड़ाई हुई थी। अफजल खान ने शांतिपूर्वक सुलह का सुझाव दिया था, किंतु संभावित खतरे की आशंका को देखते हुए शिवाजी पूरी तैयारी के साथ आए थे। मतलब छल के माध्यम से उन्हें बुलाया गया था। छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक के 350वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा शिवाजी महाराज की 115 ऑयल पेंटिंग की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। प्रदर्शनी में प्रदर्शित पेंटिंग को पद्म विभूषण बाबा साहेब पुरंदरे के मार्गदर्शन में बनाया गया था। चलिए अगले टॉपिक की बात करें तो लद्दाख ने पूर्ण कार्यशील क्षमता हासिल की है। अब देखिए लद्दाख भारत में ऐसा जो है यूटी बन गया है, यानी यूनियन टेरिटरी बन गया है, संघ राज्य क्षेत्र बन गया है, जो भारत में पहले पायदान पर है। मतलब पहला ऐसा राज्य है जिसने पूर्ण साक्षरता या पूर्ण कार्यशील साक्षरता हासिल की है। इसके अलावा 3 राज्य और भी हैं, मणिपुर, सिक्किम और नहीं, मणिपुर नहीं है, मिजोरम है, सिक्किम है और गोवा है। ठीक है, तो ये 3 राज्य भी हैं, वो आगे आएगा। तो अभी जो है केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण कार्यशील साक्षरता हासिल करने वाला पहला यूटी बन गया है, यानी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसने 97% से अधिक जनसंख्या यहाँ की जो है अपने दैनिक जो कार्य हैं उसमें हस्ताक्षर करना हो या नाम लिखना हो वो लिख पढ़ सकते हैं। तो यहाँ साक्षरता की बात होती है। साक्षरता मतलब लिखना पढ़ना सिर्फ आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये जो इसने उपलब्धि हासिल की है लद्दाख ने, वो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत की है। तो उल्लास एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और 2022 से 2027 तक यह क्रियान्वित किया जाएगा। तो कब लागू हुआ था? 2022 में लाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो 15 वर्ष से या उससे अधिक आयु वर्ग के वयस्कों को सशक्त बनाना और उचित स्कूली शिक्षा नहीं मिल पाती है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप है। ठीक है, और इस योजना के 5 घटक हैं। कौन कौन से 5 घटक हैं? तो आधारभूत साक्षरता, संख्यात्मकता, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल तथा सतत शिक्षा। तो ये 5 घटक याद रखिएगा। चलिए अगले टॉपिक की बात करें तो श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। तो आप लोगों को पता है कि श्रीनगर कहाँ पर अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। और उसे क्या दिया गया है? विश्व शिल्प शहर का दर्जा, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल का दर्जा दिया गया है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा जो है विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। और ऐसा करने वाला यह भारत का चौथा शहर बन गया है। इसके पहले जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर, ये 3 जो हैं इस विश्व शिल्प शहर सूची में शामिल हैं। तो जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में है। मलप्पुरम जो है कहाँ पर है? केरल में है। और मैसूर कहाँ पर है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। ठीक है, इससे पहले 2021 में श्रीनगर को शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के हिस्से के रूप में एक रचनात्मक शहर नामित किया गया था। कागज़ की लुगदी, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, कालीन, सोजनी कढ़ाई और पश्मीना और काली साल श्रीनगर के कुछ शिल्प हैं। विदित हो कि विश्व शिल्प शहर कार्यक्रम को वर्ष 2014 में विश्व शिल्प परिषद द्वारा दुनिया भर के शिल्प विकास में स्थानीय अधिकारियों, शिल्पकारों और समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए शुरू किया गया।
किया गया था। विश्व शिल्प परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी और श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय जो है इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थी। चलिए, अब हम लोगों ने देख लिया श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। इसके पहले जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर जो है शामिल हो चुके थे। ठीक है, अब जो है कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मिली मान्यता, और ये किसके द्वारा मिली है? यूनेस्को द्वारा। ठीक है, तो कोझिकोड को क्या मिला है? सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता मिली है और यूनेस्को द्वारा इसे मान्यता दी गई है। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंतर्गत कोझिकोड को साहित्य की नगरी यानी सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है। विदित हो कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी और इस नेटवर्क में शहरों को शामिल करने हेतु 7 रचनात्मक क्षेत्रों जैसे शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला यानी गैस्ट्रोनॉमी और साहित्य, मीडिया कला तथा संगीत को कवर किया जाता है। नेटवर्क शहरों के महापौरों और अन्य हितधारकों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है जो समग्र विश्व के क्रिएटिव शहरों के पारस्परिक संबंधों को सुदृढ़ करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ठीक। नेटवर्क शहरों के महापौरों और अन्य हितधारकों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है जो समग्र विश्व के क्रिएटिव शहरों के पारस्परिक संबंधों को सुदृढ़ करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। वर्ष 2024 में यह वार्षिक सम्मेलन जुलाई माह में पुर्तगाल के ब्रागा में आयोजित किया गया था। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज का लक्ष्य शहरी सतत के समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए अभिनव चिंतन और कार्रवाई के माध्यम से सतत विकास लक्ष्य 11 को प्राप्त करना है। तो सतत विकास लक्ष्य हमारा जो है 11 क्या कहता है? सस्टेनेबल सिटीज की बात करता है। ठीक है, शहरी विकास की बात करता है। यूसीसीएन में शामिल भारत के अन्य शहर कौन कौन से हैं? तो जयपुर को शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में मान्यता मिली है। कब? 2015 में। वाराणसी को क्रिएटिव सिटीज ऑफ म्यूजिक के रूप में मान्यता मिली है 2015 में। चेन्नई को क्रिएटिव सिटीज ऑफ म्यूजिक 2017 में मान्यता मिली है। मुंबई को फिल्म के लिए, क्योंकि फिल्म ज़्यादातर मुंबई में ही बनते हैं, और हैदराबाद को पाक कला 2019 के लिए। श्रीनगर को शिल्प एवं लोक कला 2021 में। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा ही था श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। किसके द्वारा? विश्व शिल्प परिषद के द्वारा। और 2021 में शिल्प एवं लोक कला का भी पुरस्कार श्रीनगर को मिल गया था। चलिए, अभी कोझिकोड को साहित्य नगरी 2024 में साहित्य नगरी के रूप में घोषित किया गया है। किसको? कोझिकोड को। चलिए अगले टॉपिक की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तेंदुआ सफारी की बात हो रही है। ठीक है, अब ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक के बंगलुरु में है। कौन सा है? बनेरघट्टा जैविक उद्यान है। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है। बनेरघट्टा जैविक उद्यान में तेंदुआ सफारी 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और यह 8 तेंदुओं का घर है। बनेरघट्टा जैविक उद्यान को वर्ष 2004 में बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान से अलग कर दिया गया था। वर्ष 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। यह स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले तेंदुओं पैंथेरा पार्डस का घर है। इसमें 4 खंड हैं: चिड़ियाघर, सफारी, तितली पार्क और बचाव केंद्र। तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? बनेरघट्टा जो है तेंदुओं की सबसे बड़ी सफारी के रूप में जानी जाती है। और कहाँ पर अवस्थित है? यह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ठीक है, बनेरघट्टा जैविक उद्यान को 2004 में बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अलग किया गया था। ठीक है, अब ये देखिए अराकू कॉफ़ी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अराकू कॉफ़ी। ठीक है, अब ये अराकू कॉफ़ी क्यों चर्चा में है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
अपने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के दौरान आंध्र प्रदेश की अराकू कॉफ़ी के लिए अद्वितीय स्वाद और महत्व की प्रशंसा की थी। तो आंध्र प्रदेश का है अराकू कॉफ़ी और उसकी जो है चर्चा की थी, इसीलिए चर्चा में है। ठीक है, अराकू कॉफ़ी आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में अराकू घाटी में उगाई जाती है, जो पूर्वी घाट में स्थित है। इसे आदिवासी किसानों और सहकारी समितियों द्वारा उगाया जाता है तथा यह स्थायी आजीविका एवं सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में मदद करता है। अराकू कॉफ़ी को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें कैफे डी कोलंबिया प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ रोबस्टा पुरस्कार भी शामिल है। यानी रोबस्टा क्या है? एक कॉफ़ी की प्रजाति है और रोबस्टा पुरस्कार मिला है किसके द्वारा? कैफे डी कोलंबिया प्रतियोगिता में इनको पुरस्कृत किया गया है। अद्वितीय गुणों के लिए इसे वर्ष 2019 में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग भी दिया गया था। कब दिया गया था? 2019 में दिया गया था। और आप जानते हैं कि जीआई टैग मिल जाने के बाद जो है उसकी विशेष महत्वता स्थापित हो जाती है और उसका व्यापार जो है बढ़ जाता है और विशिष्ट क्षेत्र के नाम से वो उत्पाद जाना जाता है और 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। विदित हो कि कॉफ़ी के शीर्ष 3 उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो ब्राज़ील है, वियतनाम है और कोलंबिया है। भारत कॉफ़ी उत्पादन में विश्व में 6ठा स्थान रखता है। तो ये भी याद रखिएगा, भारत जो है कॉफ़ी उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? 6ठा स्थान रखता है। ठीक है, चलिए। और भारत की बात करें तो भारत में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु क्रमशः भारत के 3 शीर्ष कॉफ़ी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। कौन कौन से? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, और तीनों ही दक्षिण के राज्य हैं। तो स्क्रीन में बढ़ा ही देता हूं चूँकि छोटा दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ें। तो अगला टॉपिक है चांदीपुरा वायरस संक्रमण। तो चांदीपुरा वायरस संक्रमण क्यों चर्चा में है? तो अभी गुजरात में संदिग्ध चांदीपुरा वायरस के कारण जो है संक्रमण से बच्चों की मृत्यु हुई थी और इसीलिए चर्चा में था। कब ये घटना है? कब की घटना है? तो 2024 की घटना है, जून जुलाई की। ठीक है, तो हाल ही में गुजरात में संदिग्ध चांदीपुरा वायरस संक्रमण से बच्चों की मृत्यु हो गई। और चांदीपुरा वायरस एक अर्बो वायरस है जो रेब्डोविरिडे फैमिली के वेसिकुलो वायरस जीनस से संबंधित है। यह मुख्यतः 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। तो अब आप इतना याद रखिएगा कि चांदीपुरा वायरस किससे संबंधित है? अर्बो वायरस जो रेब्डोविरिडे फैमिली के वेसिकुलो वायरस जीनस से संबंधित है और यह 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। और इसकी चांदीपुरा वायरस की जो सैंड फ्लाई की विभिन्न प्रजातियां हैं इनके द्वारा फैलाई जाती है। यानी वाहक कौन है? तो सैंड फ्लाई है। ठीक है, जैसे कि प्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई, फ्लेबोटोमस पापाटासी और मच्छर जैसे एडीज इजिप्टी डेंगू के लिए वेक्टर कारक का काम करते हैं, वैसे ही सैंड फ्लाई इसके लिए कारक का काम करता है। वायरस इन कीड़ों की लार ग्रंथियों में रहता है और उनके काटने से फैलता है। चांदीपुरा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संक्रमित कर सकता है, जिससे संभावित रूप से मस्तिष्क के सक्रिय ऊतकों में सूजन यानी इंसेफ्लाइटिस हो सकती है। इसके लक्षण फ्लू जैसे होते हैं, जिसमें बुखार, शरीर में पीड़ा, सिर दर्द बना रहता है। यह मानसिक स्थिति में बदलाव, दौरे यानी मिर्गी और इंसेफ्लाइटिस, सांस लेने में तकलीफ, रक्तस्राव और यहाँ तक कि एनीमिया का भी कारण बन सकता है। वर्तमान में चांदीपुरा वायरस के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार या टीका नहीं है, इसलिए देखभाल और लक्षणात्मक उपचार ही सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आपको बताते चलें कि चांदीपुरा वायरस की पहचान सर्वप्रथम 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में डेंगू के प्रकोप के दौरान हुई थी और इसीलिए इसका नाम चांदीपुरा वायरस रखा गया है। यह संक्रमण मध्य भारत में विशेष रूप से
ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में स्थानिक बना हुआ है, जहां सैंड फ्लाई अधिक संख्या में पनपते हैं और सैंड फ्लाई ही इसके वाहक हैं, इस चांदीपुरा वायरस के। चलिए अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देख लेते हैं। राष्ट्रीय खबर हो गए आज इस संदर्भ में। अब अंतर्राष्ट्रीय खबर देख लेते हैं। तो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, यह किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और रूस के मध्य हुआ है। तो किसके किसके बीच? भारत और रूस के मध्य हुआ है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के बीच पारस्परिक लॉजिस्टिक समझौते, जिसे रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट का नाम दिया गया है, अब अंतिम रूप के लिए तैयार है। भारत और रूस के बीच रिलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीलॉस एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था है जो दोनों देशों के बीच संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण तथा आपदा राहत प्रयासों के लिए सैन्य सहयोग को सुगम बनाएगा। यह समझौता सैन्य रसद सहायता को सुव्यवस्थित करने, भारत और रूस दोनों के लिए संयुक्त अभियानों तथा लंबी दूरी के मिशनों को अधिक कुशल एवं लागत प्रभावी बनाने के लिए अभिकल्पित किया गया है। यह आवश्यक आपूर्ति या ईंधन, राशन, स्पेयर पार्ट्स की पुनः पूर्ति की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निरंतर, निर्बाध और सैन्य उपस्थिति संभव होगी। यह सैन्य दल युद्धपोतों और विमानों के लिए बर्थिंग यानी बर्थिंग किसे क्या कहते हैं? तो जैसे घाट पर कोई युद्धपोत लगा रहे हैं तो उसे बर्थिंग कहते हैं। ये सुविधाएं प्रदान करेगा। ठीक है। यह सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत की समुद्री पहुंच और इसके प्रभुत्व को बढ़ाता है। रिलॉस क्वाड देशों के साथ भारत के रसद समझौते और रूस के गैर क्वाड रुख को संतुलित करता है। यह क्वाड की भागीदारी के बिना हिंद प्रशांत क्षेत्र में रूसी प्रभाव को बढ़ाता है। यह अमेरिका के प्रभाव तथा रूस और भारत दोनों पर चीन के क्षेत्रीय प्रभाव को संतुलित करता है। तो मुख्य रूप से आपको बस ये जानना है कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में रिलोस बोलते हैं, ये किसके किसके मध्य हुआ है? भारत और रूस के मध्य। और इससे होगा क्या? तो इससे जो है लॉजिस्टिक समझौता के माध्यम से जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था है, जैसे कि संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण और आपदा राहत प्रयासों सहित सैन्य सहयोग को सुगम बनाया जाएगा। भारत तथा अमेरिका के बीच कुछ जो प्रमुख समझौते हुए हैं, तो GSOMIA, LEMOA और BECA समझौता हुआ है। कासा भी समझौता हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच MLSA और भारत और जापान के बीच ACSA समझौता हुआ है। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ें। तो INSTC से भारत में रूसी माल परिवहन। तो INSTC क्या है? तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे किसके किसके मध्य हुआ है? पहली बार कोयला भेजा गया है भारत में, किसके द्वारा? रूस के द्वारा। तो रूस ने पहली बार INSTC का उपयोग करके, यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का उपयोग करके कोयले से भरी ट्रेन जो है भारत भेजी है। और यह जो है रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह होते हुए मुंबई बंदरगाह तक लाया गया है, और जिसकी लंबाई कुल लंबाई जो है 7200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा जो है की गई। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की बात करें, यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात करें, तो INSTC 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड ट्रांजिट रूट है, जो हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के रास्ते कैस्पियन सागर से तथा फिर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के रास्ते उत्तरी यूरोप से जोड़ता है। यह भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच
माल के परिवहन के उद्देश्य से जहाज, रेल और सड़क मार्गों को जोड़ता है। तो यदि स्टेटमेंट में पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा सिर्फ रेल परिवहन के माध्यम से जो है आवाजाही सुनिश्चित करता है, तो ऐसा नहीं है। इसके अंतर्गत जहाज भी हैं, जहाज बोले तो पानी का जहाज, ठीक है, रेल भी है और सड़क मार्गों को भी यह जोड़ता है। इसे 12 सितंबर 2000 को सेंट पीटर्सबर्ग में सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2000 में यूरो एशियाई परिवहन सम्मेलन में ईरान, रूस और भारत द्वारा हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत शुरू किया गया था। वर्तमान में INSTC की सदस्यता में 10 और देश यानी कुल मिलाकर के अब 13 हो गए, शामिल देश हो गए हैं। पहले कौन था? तो पहले रूस था, ईरान था और भारत था इस समझौते के तहत। अब 10 देश और शामिल हो गए हैं, तो इनकी संख्या अब कितनी हो गई है? 13 हो गई है। तो पहले जो है रूस, ईरान और भारत था। उसके बाद 10 जब सदस्य संख्या बढ़ी है, तो कौन कौन से 10 सदस्य बढ़े हैं? तो अजरबैजान बढ़ा है, आर्मेनिया बढ़ा है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, सीरिया, बेलारूस और ओमान इसमें शामिल हैं, जो इस रूट को फॉलो करते हैं इस कॉरिडोर के लिए, ठीक है। INSTC के मार्ग और मोड की बात करें तो सेंट्रल कॉरिडोर बनाया गया है। यह मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह में से शुरू होता है और होर्मुज जल डमरू मध्य पर बंदर अब्बास बंदरगाह ईरान को जोड़ता है। तो ईरान में अवस्थित है होर्मुज जल डमरू मध्य, ठीक है, और वहीं पर जो है बंदर अब्बास को जोड़ता है। इसके पश्चात यह नौसर, अमीराबाद और बंदर ए अंजाली से होता हुआ ईरानी क्षेत्र से गुजरता है तथा कैस्पियन सागर से होते हुए रूस में ओलिया एवं अस्त्राखान बंदरगाह तक विस्तारित होता है। पश्चिमी कॉरिडोर की बात करें तो यह अस्तारा यानी अजरबैजान और अस्तारा ईरान के सीमा पर नोडल बिंदुओं से अजरबैजान के रेलवे नेटवर्क को ईरान से जोड़ता है तथा आगे समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से जुड़ता है। तो पश्चिमी कॉरिडोर के साथ जो है भारत का जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जुड़ा हुआ है। पूर्वी कॉरिडोर में बात करें तो यह कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों के माध्यम से रूस को भारत से जोड़ता है। अब ये मैप देखिए, आपके लिए मैप ये आवश्यक हो जाता है। तो ये जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का ये मैप है। तो जवाहरलाल एयरपोर्ट ये देख रहे होंगे, ठीक है, और यहाँ से होता हुआ ये देखिए जो आपका अदन की खाड़ी है वहाँ से होता हुआ लाल सागर होता हुआ ये यूरोप को जोड़ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ये फारस की खाड़ी होते हुए जो होर्मुज जल डमरू मध्य है और ईरान अवस्थित है इधर ना, तो होर्मुज जल डमरू मध्य होता हुआ ये कैस्पियन सी है, ठीक है, और ये मेडिटेरियन सी को भी जोड़ रहा है, ठीक है, ये कैस्पियन सी को भी जोड़ रहा है। इन सभी को जोड़ते हुए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जाता है, ठीक है। ये कैस्पियन सी है और ये ब्लैक सी है यानी काला सागर है और ये मेडिटेरियन सी है, ये इटली वाला जो आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो आप इस मैप को ध्यान से देखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। अब देखिए जब बांग्लादेश में जो है हिंसा हुई थी और वहाँ की प्रधानमंत्री को भारत आकर के शरण लेना पड़ा था, उसके पहले ही ये यात्रा हुई थी और जो है इसे हम संक्षिप्त में देखेंगे, ठीक है। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिवसीय यात्रा पर आई थी। यात्रा के दौरान कुछ बैठक भी हुए थे, जैसे व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते हुए थे और इसके तहत काम शुरू किया गया था। बांग्लादेश के सिराजगंज में एक अंतर्देशीय कंटेनर बंदरगाह के निर्माण में सहयोग देने पर
सहमति व्यक्त की गई थी। किसके द्वारा? भारत के द्वारा, जिससे बेहतर रसद और व्यापार प्रवाह की सुविधा होगी। तो वहाँ का सिराजगंज में एक अंतर्देशीय कंटेनर बंदरगाह था, उसके निर्माण में भारत द्वारा सहमति दी गई थी। दोनों देशों ने वर्ष 1996 की गंगा जल संधि को नवीनीकृत करने के लिए तकनीकी स्तर की वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई थी, जिसमें बाढ़ प्रबंधन और पूर्व चेतावनी प्रणाली एवं पेयजल परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दोनों देशों के बीच साझा होने वाली 54 नदियों को देखते हुए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। एक समुद्री सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो हिंद महासागर के लिए उनके साझा दृष्टिकोण और हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी हितों को प्रदर्शित करता है। भारत ने हिंद महासागर पहल में शामिल होने के बांग्लादेश के निर्णय का स्वागत किया है। तो बहुत कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो 1996 में गंगा जल संधि हुई थी और उसी पर अभी बात चल रही है, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक है 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। तो हाल ही में मॉस्को में आयोजित किया गया था क्या? 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, ठीक है। और इसमें कौन कौन भाग लिया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाग लिए थे और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इन दोनों के मध्य कुछ मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या होता है? तो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, विशेष रूप से सामरिक भू राजनीति तनाव के परिप्रेक्ष्य में मजबूत करना इसे शामिल होता है। शिखर सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियों की बात करें तो रणनीतिक साझेदारी और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? रूस का है, और ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। किसके द्वारा? व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। वर्ष 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नया द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया गया है इन दोनों के मध्य, और जो वर्ष 2025 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पिछले लक्ष्य से काफ़ी अधिक है। तो 2025 में निर्धारित किया गया था कि 30 बिलियन डॉलर रूस और भारत के बीच व्यापार होगा, द्विपक्षीय व्यापार होगा, लेकिन अब 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नया द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दोनों देशों के क्रेता विक्रेता संबंध से आगे बढ़कर संयुक्त अनुसंधान, विकास, सह-विकास और उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी तथा प्रणालियों के संयुक्त विकास हेतु वार्ता की गई है। इनका उद्देश्य मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में रूसी मूल के हथियारों और रक्षा उपकरणों के लिए स्पेयर पार्ट्स घटकों के संयुक्त विनिर्माण को प्रोत्साहित करना भी शामिल है। इसमें भारतीय सशस्त्र बलों की ज़रूरतों को पूरा करने और उसके पश्चात मित्र देशों को इसका निर्यात करने के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करना शामिल है। अगला मेन बिंदु आपको याद रखना है कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी युद्ध मोर्चे पर रूसी सेना में सेवारत और भारत लौटने की इच्छा रखने वाले भारतीय सैन्य कर्मियों को सेवा मुक्त करने के भारत के प्रधानमंत्री के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। यानी जो भारतीय हैं वो रूस के तरफ से युद्ध के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्हें सेवा मुक्त करने के लिए रूस राजी हो गया है। साथ ही साथ दोनों देशों ने यूरेशिया में स्थिर और कुशल परिवहन गलियारे विकसित करने पर विचार किया है। तो कहाँ पर? यूरेशिया, यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर के यूरेशिया बोलते हैं, और वहाँ पर स्थिर और कुशल परिवहन गलियारे विकसित करने की बात कही गई है, जिसमें चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर शामिल है। तो अभी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर देखा ही था। सेंट पीटर्सबर्ग से भारत के जवाहरलाल पोर्ट तक कोयला भेजा गया था और 7200 किलोमीटर की यात्रा की गई थी, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों और रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र के बंदरगाहों के बीच एक समुद्री संपर्क है, जिसे वर्ष 2019 में प्रस्तावित किया गया था, और इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के माल का परिवहन करना है।
तथा भारत रूस परिवहन समय को 40% तक कम करना है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी 2021-22 में भारत की अस्थायी सदस्यता की सराहना की है। यानी 2 साल के लिए हर जो यूनाइटेड नेशन के देश हैं उन्हें जो है बारी बारी से 2 साल के लिए सदस्य देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में सदस्यता दी जाती है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि स्थायी सदस्य में 5 सदस्य देश शामिल हैं और अस्थायी सदस्य में 10 सदस्य देश शामिल होते हैं। तो जो अस्थायी सदस्य देश की सदस्यता के रूप में भारत जो है संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में शामिल हुआ था, वो कब हुआ था? 2021-22 के दौरान। और उस दौरान जो है जो भारत की तरफ से गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई गई उसे जो है व्लादिमीर पुतिन द्वारा सराहा गया है। ठीक है। शांति स्थापना और आतंकवाद रोधी प्रयासों में भारत का समर्थन किया गया। तो भारत सदैव चाहता है कि आतंकवाद को मिटाया जाए, ठीक है, और शांति स्थापित किया जाए। रूस ने संशोधित एवं विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय पक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो जिसे हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस के रूप में जानते हैं 2015 में स्थापित हुआ था COP 21 में, जो पेरिस में हुआ था। ठीक है। और भारत और फ्रांस के प्रमुख द्वारा यानी भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रमुख द्वारा जो है स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय गुरुग्राम के हरियाणा में है। तो भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA में रूस के शामिल होने की आशा व्यक्त की है। तो IBCA जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के नाम से जाना जाता है, जिसमें 7 प्रमुख बिल्लियों की प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। ठीक है। तो ये इसमें जो है रूस को शामिल करने की बात चल रही है। अच्छा, यहाँ पर एक और फैक्ट बताते चलूँ कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA में 105वां देश के रूप में मालदोवा शामिल हो चुका है। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर देखते हैं। तो संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम की ओर देखते हैं। तो डाकघर अधिनियम 2023, तो अभी जो है हाल ही में नहीं 2024 में भारतीय डाकघर अधिनियम जो 1898 को लाया गया था उसे निरस्त करते हुए डाकघर अधिनियम 2023 लागू किया गया है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो नया डाकघर अधिनियम 2023 लाया गया उसने किसको प्रतिस्थापित किया? तो भारतीय डाकघर अधिनियम 1898। डाकघर अधिनियम 2023 की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसमें धारा 9 यह प्रावधान करता है कि केंद्र के किसी भी अधिकारी को राज्य सुरक्षा, विदेशी संबंध आदि से संबंधित कारणों से किसी भी डाक वस्तु को रोकने के लिए अधिकृत करने की अनुमति देता है। यानी धारा 9 के अंतर्गत जो भी वस्तु है या सामान है वो कहीं से आ रहा है या कहीं जा रहा है तो उसे जो केंद्र के अधिकारी हैं उसे रोक सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं। तो धारा 9 यह कहता है जिन वस्तुओं में प्रतिबंधित सामान होने का संदेह हो या जिन पर सीमा शुल्क लगाने का संदेह हो उन्हें सीमा शुल्क प्राधिकारियों को सौंपा जा सकता है। साथ ही साथ धारा 10 क्या कहता है? तो धारा 10 ये कहता है कि डाकघर और उसके अधिकारियों को सेवाएं प्रदान करने के दौरान हानि, गलत वितरण, देरी या क्षति के लिए देयता से छूट दी गई है, सिवाय जैसा कि निर्धारित किया गया हो। अब देखिए, जैसे जांच हो रही है और कहीं पर कंसाइनमेंट हो रखा है, वादा हो रखा है कि आप जो है कल तक हमें सामान पहुंचा दीजिए। अब यहाँ पर जो है अधिकारी जांच कर रहे हैं, हो सकता है उसे 1-2 दिन समय लग जाए और इस दौरान सामान वहाँ पहुँच ना पाए जहाँ गंतव्य स्थान पर जाना है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो खरीदार पार्टी है
वो क्या कर सकती है, पेनल्टी लगा सकती है विक्रेता पर। तो क्या होगा, उस दौरान जो है जो भी खर्च आएगा तो ये जो है इसमें देयता से छूट दी गई है, किसे, अधिकारियों को। ठीक है। नया अधिनियम 1898 के अधिनियम में उल्लेखित सभी दंड और अपराधों को समाप्त कर देता है, जिसमें डाक अधिकारियों द्वारा कदाचार, धोखाधड़ी तथा चोरी से संबंधित दंड एवं अपराध भी शामिल है। नया अधिनियम पत्रों को पहुंचाने के लिए केंद्र के विशेषाधिकार को हटा देता है। यह विशेषाधिकार 1980 के दशक में निजी कुरियर सेवाओं के उदय के कारण प्रभावी रूप से अप्रचलित हो गया था। इस अधिनियम के द्वारा अब स्पष्ट रूप से निजी कुरियर सेवाओं को अपने विनियामक दायरे में लाता है तथा सरकार की विशेषता की हानि को मान्यता देता है, और साथ ही केवल पत्रों को ही नहीं बल्कि किसी भी डाक सामग्री को बंद एवं रोकने के दायरे का विस्तार करता है। नया अधिनियम डाक सेवा के महानिदेशक को विभिन्न अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक गतिविधियों से संबंधित विनियम बनाने के लिए अधिकृत करता है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। साथ ही इन सेवाओं हेतु शुल्क निर्धारित करने के लिए भी अधिकृत करता है। यह विधेयक डाकघरों द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के लिए निर्धारित शुल्क में संशोधन करते समय संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। अधिनियम की धारा 5 क्लॉज 1 में कहा गया है कि केंद्र सरकार वस्तुओं पर पता पहचानकर्ता एवं पोस्ट कार्ड के उपयोग के लिए मानक निर्धारित कर सकती है। अब देखिए यहाँ पर एक जो 3 नए आपराधिक कानून को बदला गया था, और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, नए आपराधिक कानून लागू हुए। अब देखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में प्री में आए ही आए, नहीं आएगा तो मेंस में ज़रूर आएगा, और मेंस में नहीं भी आए डायरेक्ट प्रश्न, अप्रत्यक्ष रूप से आए तो सुशासन में हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इसका उपयोग करेंगे, इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है। तो पिछले 1-1.5 साल की प्रमुख घटनाओं को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो 1 जुलाई 2024 से औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता जिसे सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर अधिनियमित किए गए 3 आपराधिक कानून, जिसे भारतीय न्याय संहिता यानी आईपीसी के जगह पर बीएनएस लाया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी था उसके जगह पर बीएनएसएस लाया गया है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रभावी हो गए हैं। तो कब से प्रभावी हुए हैं? 1 जुलाई 2024 से। इन नए कानूनों का उद्देश्य औपनिवेशिक युग के दंडों को न्याय केंद्रित दृष्टिकोण में बदलना है, जिसमें पुलिस जांच और अदालती प्रक्रियाओं में तकनीकी प्रगति को एकीकृत किया जाएगा। अब देखिए बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो एक तो वर्तमान गवर्नमेंट का ये लक्ष्य है कि जो भी औपनिवेशिक मानसिकता से प्रेरित कानून हैं, नियम हैं, उन्हें हम समाप्त करें और भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनुरूप जो है कानूनों का निर्माण करें। तो जब औपनिवेशिक काल था तो उस समय जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो क्या करती थी, यहाँ का शोषण करना उनका मुख्य उद्देश्य था। साम्राज्यवाद उनका मुख्य लक्षण था। उसके अंतर्गत ऐसे कानून का निर्माण करते थे ताकि भारतीयों को दंड मिल सके। ठीक है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पर दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना प्रमुख मुद्दा है। ठीक है, तो इसलिए ये कानून लाया गया था। तो नए कानूनों का उद्देश्य औपनिवेशिक युग के दंडों को न्याय केंद्रित दृष्टिकोण में बदलना है, जिसमें पुलिस जांच और अदालती प्रक्रियाओं में तकनीकी प्रगति को एकीकृत किया जाएगा। अब ये देखिए तकनीकी प्रगति क्या है। जैसे आज के समय में क्या है, फोटोग्राफी है, रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, एआई से संबंधित जो भी सूचना आदान प्रदान है, तो ये तकनीकी प्रगति हुई है। पहले जो है आपको किसी को गवाही देना होता था तो व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से जाना होता था, लेकिन अब कैमरे के थ्रू आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, वो सब भी साक्ष्य के रूप में शामिल किए जाते हैं। नए कानूनों में आतंकवाद, मॉब लिंचिंग
संगठित अपराध और महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के लिए वर्धित दंड शामिल है। नए आपराधिक कानूनों की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इन नए कानूनों में छोटे अपराधों के दंड के रूप में सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। नवीन कानूनों में आतंकवादी कृत्य को भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने के आशय से या संभावित रूप से किया जाने वाला कृत्य या लोगों को आतंकित करने के आशय से किया जाने वाले कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है। नवीन कानूनों में नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, व्यक्तिगत मान्यता पर आधारित 5 अथवा उससे अधिक लोगों द्वारा की गई मॉब लिंचिंग के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। तो जैसे मणिपुर की घटना कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में घटित हुआ था, उस तरह की घटना अगर देखने को मिलती है जिसमें 5 लोग से अधिक शामिल हों, तो ऐसे में आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सज़ा भी मिल सकती है। ठीक है। भगोड़े प्रपलाई अपराधियों की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा सकता है। जैसे विजय माल्या यहाँ से भाग लिए, ठीक है, घपला करके, और ऐसे में क्या है कि उनके ऊपर जो है मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन अब इन कानूनों के तहत जो है अब जो भगोड़े व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है। 3 वर्ष तक की सज़ा संबंधी मामलों में संक्षिप्त सुनवाई की जाएगी, जिसका लक्ष्य सत्र न्यायालयों में 40% से अधिक मामलों का समाधान करना है। इन कानूनों में तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी करना अनिवार्य है। ठीक है। ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई आरोप पत्र मान्य नहीं होगा। पहली बार अपराध करने वाला व्यक्ति जिसने कारावास की सज़ा का 1/3 हिस्सा पूरा कर लिया है, उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। 7 या उससे अधिक अवधि के कारावास वाले प्रत्येक मामले में फोरेंसिक विशेषज्ञों की सलाह लेना अनिवार्य किया गया है। कानूनों के सहज क्रियान्वयन के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। तो कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? तो कानूनों के सहज क्रियान्वयन के लिए राज्यों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के कुछ प्रावधानों में स्वयं के संशोधन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। IPC और CRPC नए कानूनों के साथ ही क्रियान्वित रहेंगे, क्योंकि कई मामले अभी भी न्यायालयों में लंबित हैं तथा 1 जुलाई 2024 से पहले हुए कुछ अपराध जिनकी रिपोर्ट बाद में की गई है उन्हें IPC के तहत दर्ज करना होगा। जब अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज की जा सकती है। ठीक है, जिससे पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता के बिना कई भाषाओं में EFIR और 0 FIR दर्ज किया जा सकता है। EFIR क्या है? ऑनलाइन जब FIR करें तो उसे EFIR कहते हैं। 0 FIR क्या कहते हैं? तो जैसे अभी आप उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं, ठीक है, और यहाँ से आपको किसी अन्य राज्य में जाना हो गया। मान लीजिए आप तमिलनाडु गए, ठीक है, और तमिलनाडु में आप गए, वहाँ पर आपके साथ कुछ दंडनीय अपराध हो गया, मतलब आपसे नहीं, आपके प्रति कुछ जो है अप्रिय घटना हो गई। तो ऐसे कंडीशन में आप जो है वापस आए। अब आपको लगा कि हमें FIR करना चाहिए था, तो आप उत्तर प्रदेश आ चुके हैं, FIR करना है तमिलनाडु। तो ऐसे में क्या होगा कि आप जो है ऑनलाइन माध्यम से तमिलनाडु में भी FIR कर सकते हैं, और इसे 0 FIR कहते हैं। यानी दूरस्थ क्षेत्र के माध्यम से जब FIR किया जाता है तो उसे 0 FIR कहा जाता है। तो इन दोनों के जरिए FIR की जा सकती है। गृह मंत्रालय पुलिस द्वारा अपराध स्थल के साक्ष्य रिकॉर्ड करने और उन्हें अपलोड करने के लिए मोबाइल ऐप ई-साक्ष्य का परीक्षण कर रहा है। वहीं विभिन्न राज्यों ने अपनी क्षमताओं के आधार पर अपनी स्वयं की प्रणालियां विकसित की हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली पुलिस ने ई-प्रमाण एप्लीकेशन विकसित किए हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए अगला टॉपिक है महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। अब देखिए, जो ये भारतीय समाज है, हमारा इंडियन सोसाइटी,
जब जीएस का पेपर 1 देखेंगे तो वहाँ पर भारतीय समाज जीएस पेपर 1 में शामिल है और उसमें महिलाएं एक प्रमुख मुद्दा रहती हैं, क्योंकि ये वल्नरेबल कैटेगरी में आती हैं, सुभेद्य श्रेणी में आती हैं, महिलाएं और बच्चे और बूढ़े, और इनसे कोई न कोई प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिल ही जाता है। तो अभी जो है महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिया गया है। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश पर एक आदर्श नीति तैयार करने को कहा है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि यह मामला नीति निर्माण के क्षेत्र में आता है, न कि न्यायालय के एकाधिकार क्षेत्र में। विदित हो कि मासिक धर्म यानी पीरियड अवकाश में कामकाजी महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान अपने रोजगार संस्थान के से सवेतन या अवैतनिक अवकाश लेने का विकल्प होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनकी कार्य करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में 2 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की है। किसने किसने? बिहार और केरल ने। बिहार की नीति एक मिनट, कब शुरू की गई थी? तो बिहार की नीति 1992 में शुरू की गई थी, ठीक है, जिसके तहत महिला कर्मचारियों को हर महीने 2 दिन का सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश दिया जाता है। सवैतनिक मतलब वेतन के साथ, यानी उनकी वेतन जो है कटौती नहीं होगी। और केरल ने अभी हाल ही में किया, कब? वर्ष 2023 में सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों की महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश तथा 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला छात्राओं को 60 दिनों तक मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है। वहीं एमपी गवर्नमेंट जो है सैनिटरी पैड बंटवाती है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो भारत में जोमेटो, स्विगी और बायजूस जैसी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो मासिक और धर्म के दौरान भुगतान युक्त मासिक धर्म अवकाश देती हैं। ज्ञातव्य हो कि स्पेन, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जाम्बिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम जैसे ये जो देश हैं, यहाँ पर मासिक धर्म अवकाश प्रदान किए गए हैं, ठीक है। अब हम लोग जून जुलाई के आर्थिक घटनाक्रम की ओर बढ़ रहे हैं। तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक हुई, और कहाँ पर हुई? यह जो है दिल्ली में आयोजित हुई, और यह 53वीं बैठक थी। जीएसटी परिषद आर्टिकल 279A के तहत गठित किया गया है, और ये जो है प्रमुख निर्णय लेती है जीएसटी से संबंधित। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है। और अन्य राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं या संबंधित जो है या नियुक्त किए गए कोई सदस्य होते हैं। तो यह जो है सहकारिता पर आधारित है जीएसटी परिषद। तो अभी 53वीं बैठक हुई, और इसमें 53वीं बैठक में छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन को आसान बनाने हेतु कई उपायों की मंजूरी दी गई, जिसमें छात्रावास, आवास, रेलवे सेवाओं आदि को छूट दी गई है। अब ये हम लोग देख लेते हैं कि छात्रावास, आवास सेवाओं के प्रति जो है प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 20,000 रुपये तक के किराए पर जीएसटी से छूट दी गई है। यानी छात्रावास कोई खोलता है व्यक्ति और लोगों से फीस लेता है, बच्चों से फीस लेता है, तो यदि वह प्रतिमाह 20,000 रुपये तक का किराया प्राप्त करता है तो उसे जीएसटी से छूट दी गई है, यानी उसे जीएसटी नहीं दिया जाएगा, नहीं देना होगा, जिससे यह छात्रों और श्रमिक वर्गों के लिए अधिक किफ़ायती हो गया। प्लेटफार्म टिकट पर जीएसटी से छूट दिया गया था, ठीक है। यात्रियों पर वित्तीय बोझ कम हुआ था इससे। विभिन्न प्रकार के कार्टन बॉक्स पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 12% किया गया था। सभी दूध के डिब्बों के लिए 12% की एक समान जीएसटी दर की घोषणा की गई थी, ठीक है। और अभी जो वर्तमान में जीएसटी परिषद की बैठक हुई है, उसके अंतर्गत जो टैक्स रेट स्लैब है जो 18% है और 28% है, उसे समाप्त किया जा रहा है। किसमें?
5% और 18% को समाप्त किया जा रहा है। 12% और 18% ही स्लैब निर्धारित किया गया है। ठीक है, मनो देखिए, पहले था 5%, 1 मिनट कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो रहा, 5% था, फिर 12% था, 18% था और 28% था। तो इस 12% को 5% में मर्ज किया गया है और 18% को 28% में मर्ज किया गया है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें प्रावधान की गई हैं अभी वर्तमान में, और इसको करंट अफेयर में भी हम लोगों ने देखा था। जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण कितने तक की जो है सुनवाई करता है? 20 लाख तक की। अब ये देखिए, जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपए और उच्च न्यायालय के लिए 1 करोड़ रुपए तथा सर्वोच्च न्यायालय के लिए 2 करोड़ रुपए तक के मामले देख सकता है। कौन? जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ें। तो सार्क हेतु संशोधित मुद्रा विनिमय ढांचा, किसके लिए? सार्क के लिए संशोधित मुद्रा विनिमय ढांचा लाया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ठीक है, आरबीआई ने वर्ष 2024 से 2027 तक की अवधि के लिए सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों के संदर्भ में मुद्रा विनिमय हेतु एक संशोधित ढांचा लागू करने का निर्णय लिया है। करेंसी स्वैप अथवा मुद्रा विनिमय का आशय तरलता बनाए रखने के क्रम में दो देशों के बीच पूर्व निर्धारित नियमों एवं शर्तों के साथ मुद्राओं के आदान प्रदान हेतु किया गया समझौता या अनुबंध है। केंद्रीय बैंक और सरकारों द्वारा अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अथवा भुगतान संतुलन संकट से बचने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा सुनिश्चित करने के क्रम में विदेशी समकक्षों के साथ मुद्रा विनिमय किया जाता है। इस विनिमय समझौते में विभिन्न दर या अन्य बाजार संबंधी जोखिमों का कोई खतरा नहीं रहता है, क्योंकि लेन देन की शर्तें अग्रिम रूप से निर्धारित होती हैं। सार्क मुद्रा विनिमय सुविधा पहली बार 15 नवंबर 2012 को लागू हुई थी, जिसका उद्देश्य सार्क देशों की अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता आवश्यकताओं या भुगतान संतुलन संकटों के लिए दीर्घकालिक व्यवसाय होने तक वित्त पोषण की बैक स्टॉप लाइन प्रदान करना है। आरबीआई 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की समग्र निधि के भीतर स्वैप व्यवस्था की पेशकश कर सकता है। स्वैप जो है अमेरिकी डॉलर, यूरो या भारतीय रुपए में किया जा सकता है। इस ढांचे में भारतीय रुपए में स्वैप के लिए कुछ रियायतें दी गई हैं। यह सुविधा सभी सार्क सदस्य देशों को उपलब्ध होंगी, बशर्ते वे द्विपक्षीय स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर करें। वर्ष 2024 से 27 की रूपरेखा के अंतर्गत भारतीय रुपए में स्वैप समर्थन के लिए विभिन्न रियायतों के साथ एक अलग INR यानी भारतीय रुपया स्वैप विंडो शुरू की गई थी। आरबीआई 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की समग्र निधि के साथ एक अलग अमेरिकी डॉलर यूरो स्वैप विंडो के तहत अमेरिकी डॉलर और यूरो में स्वैप व्यवस्था की पेशकश